भारत, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। सबसे पहले तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शोषित वंचित समाज के जिम्मेदार, अग्रणी नौजवान, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आज के इस सफल कार्यक्रम के आयोजक, यहाँ की भीम आर्मी की पूरी कमेटी और आजाद समाज पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ताओं, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी साथियों और ऊर्जा के सूत्र नौजवान कार्यकर्ताओं, हमारे बहुत ही अच्छे मिशनरी गायकार राजकुमार यादव जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का हृदय गहराई से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद आप सभी लोगों को। कुशीनगर तथागत बुद्ध की स्थली, यहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। ये एक ऐसा स्थान है जिसको पूरी दुनिया में जो है माना जाता है, याद रखा जाता है, इस पे चर्चाएं होती हैं, लोग यहाँ घूमने आते हैं और लोग यहाँ से कुछ ना कुछ आत्मसात करके जाते हैं। इसी कड़ी में मुझे भी ये मौका मिला। कल मैंने वहां परिनिर्वाण स्थल पर जाकर दर्शन किए, नमन किया, एक अच्छा अनुभव था। लेकिन मेरी कुछ समस्याएं हैं, तकलीफें, और क्योंकि ज्यादा रूबरू आपसे नहीं होता हूं, क्योंकि टीवी और फेसबुक के माध्यम से आप मुझे सुन पाते हैं, देख पाते हैं, तो आज मैं आपके बीच में हूं और मैं वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, अपनी बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन अनमोल है और जब जब जिसको मौका मिले वो उस जीवन का सदुपयोग करे। मुझे भी लगता है कि जो ताकत आपने मुझे दी है, जिसकी बदौलत आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी इस मंच पर बोलने की ताकत मिली, मैं उसके लिए भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं का, बहुजन समाज के सभी जिम्मेदार, मिशन मूवमेंट में काम करने वाले नए पुराने साथियों का आभार प्रकट करता हूं दोबारा से। ये मिशन है, मूवमेंट है, हमारी माताएं बहनें यहाँ मौजूद है, मुझे भी बताया गया कि बहुत दूर दूर से आई हैं, मैं उनका भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप तो माँ हैं, बहनें हैं, आपका जो प्यार है उसमें छल नहीं होता। और ये मेरी बड़ी ताकत है कि मैं देश के किसी भी कोने में रहूं, माताओं बहनों का सहयोग मुझे हमेशा मिलता। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले उम्मीद करूंगा कि नौजवान जो हैं वो अपना सारा ध्यान जो है अगले 15, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी देर में बोलूं, मेरी बातों पर लगाएं। और अगर आज आपने इसको आत्मसात नहीं किया, अपने जीवन की गहराइयों में इन बातों को नहीं रखा, तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना और आपका काम करना दोनों बेकार होगा। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, ठीक है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार लल्लू यादव, पेरियार रामा नाका स्वामी, संत गाडगे जी महाराज, जिनके आज परिनिर्वाण दिवस भी है।
गुरु नारायण स्वामी, वीर बिरसा मुंडा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और शोषितों वंचितों को भी भारत में कहने, सुनने, बोलने का, नारियों की मुक्ति का रास्ता खोलने वाले परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर और उनको वापस जिंदा करने वाले और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले संत कहिए, मसीहा कहिए, मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, वीर शहीद करतार सिंह सराबा और किसान आंदोलन अभी जो चल रहा है उसमें शहीद हुए सभी शहीदों को नमन करते हुए आज का जो दिन है मेरे जीवन में ऐतिहासिक दिन। आज के दिन मैं कुशीनगर हूं और आज ही के दिन 1 साल पहले मैं जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पे था, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सीए, एनपीआर, एनआरसी का एक कानून जो है लाया गया था, जिसके विरोध में बहुजन समाज के लोग सड़कों पे थे। और आज ही का लगभग यही एक समय है जिस समय चर्चाएं चल रही थी कि चंद्रशेखर जमा मस्जिद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद है। तो मैंने ये मैसेज किया था कि मैं कुछ ही देर में आऊंगा। और कहते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी और वहां पर तमाम पुलिस, तमाम इंटेलिजेंस सब कुछ है और वो फेल हुए और आपकी मूवमेंट की, आपकी ताकत की, आपके नेतृत्व की जीत हुई और मैंने जाकर वहां अपनी बात रखी। वो एक अलग है कि यहाँ तानाशाही चलती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने पर भी जेल भेज दिया जाता है, वो एक अलग बात। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं कि हमारा तो इतिहास ही कुर्बानियों का है। हमने समय समय पे कुर्बानियां देके भारत में बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का, संघर्ष की तरफ ले जाने का कार्य किया है। तो कुर्बानियां जो है वो हमारे खून में है, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन पिछले 4 दिनों में मैं बहुत दुखी हूं और ये दुख मेरा एक और आंदोलन को लेके है जो अभी वर्तमान में देश के अंदर चल रहा है। तो ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि समस्या एक है कि लड़ाई तो एक है, लेकिन लड़ने के लिए हम लोग अलग अलग रास्ते इख्तियार करते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि जो पिट रहा होता है वो लड़ रहा होता है, दूसरा खड़ा होकर देख रहा होता है। इसका नुकसान ये होता है कि दुश्मन अपनी ताकत में रहता है और हम लोग बटे रहते हैं और इसका खामियाजा ये होता है कि दुश्मन ताकतवर पे ताकतवर होता जा रहा है और हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। जब वो आंदोलन हुआ तो उसमें भी एक झूठ फैलाया जा रहा था कि ये जो बिल लाया गया है, ये जो कानून बना है सीए, एनपीआर, एनआरसी का, ये देश के एक वर्ग के खिलाफ है जो बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा है। और मैंने, क्योंकि एक वकील होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है और बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट का एक सिपाही होने के नाते सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और बहुजन समाज को शासक बनाने का जो आंदोलन बाबा साहब के नेतृत्व में और उनसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में, मां फातिमा शेख के नेतृत्व में, मां सावित्रीबाई फूले के नेतृत्व में जो चल रहा था, उस आंदोलन का एक सिपाही होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बहुजन समाज के लोगों को गुमराह ना होने दूं, उनको सच्चाई से वाकिफ कराता रहूं। इसलिए मैंने उस दिन भी जाकर बताया था कि इस आंदोलन से सबसे बड़ा खतरा जो है वो कमजोर वर्ग के लोगों को होगा और आज वो खतरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज फिर सरकार ने 3 बिल पास किए और सरकार मीडिया से लेकर तमाम तरह से झूठ फैलाने का काम कर रही है। अब तो हालात यह होगी कि देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि मैं हाथ जोड़ के, सर झुका के जो है बात करने को तैयार हूं, लेकिन उनके इरादे जो हैं, उनकी कथनी और करनी में फर्क। अब जो बिल आ गया है पूर्ण रूप से किसानों के विरोध में नहीं है, किसानों से भी ज्यादा वो मजदूरों के विरोध में है, आम आदमी के विरोध में है, गरीबों के विरोध में है। क्योंकि जब किसान का जो गेहूं है, वो फसल जो है वो 10 रुपए किलो वहां से बिकेगी और पूंजीपति का, बिजनेसमैन का आटा जब 100 रुपए किलो मार्केट में आएगा तो तब आपको पता लगेगा कि किसान क्यों लड़ रहे हैं। और किसान से कितने लोग जुड़े हुए हैं? किसान से मजदूर जुड़ा हुआ है, किसान से जो किसानी का काम करता है तमाम लोग, कोई हल बनाता है, कोई बुग्गी बनाता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई ट्रैक्टर बनाता है, वो जो तमाम लोग जो रोजगार करते हैं वो सब लोग किसान से जुड़े हुए हैं।
तो सरकार इस देश को बेच के पूंजीपतियों के हाथ में दे देना चाहती है। और इस कड़ी में एक शहादत हुई है, वो शहादत हुई है बाबा राम सिंह जी की, जो करनाल के नानकसर गुरुद्वारा है सिंगड़ा में। उन्होंने शहादत सिंघू बॉर्डर पे जाके उन्होंने सुसाइड किया और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। और उस नोट को मैं बस उसकी चंद लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं गारंटी देता हूं कि वो लाइनें आपको याद रहेंगी। उन्होंने कहा कि जुल्म करना और जुल्म सहना और जुल्म को होते हुए देखना, ये तीनों पाप हैं। और मैं बस आपको याद दिला रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि अन्याय करना और अन्याय सहना और अन्याय के होते हुए देखना, अपने हक अधिकारों को छीनते हुए देखना भी एक तरह का अपराध है, एक तरह की गुलामी है। और मैं गुलाम पैदा जरूर हुआ था, लेकिन मैं गुलाम मरूंगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबा जी ने ये प्रेस नोट अपने सुसाइड नोट में लिखी। लेकिन जब मैं उनके अंतिम दर्शन को गया तो वहां जो हमारे गुरु थे उन्होंने मुझे बताया कि एक 10 पेज का लेटर बाबा जी और लिख के गए हैं, जो गुरुद्वारे के डे में था। इसमें लिखा गया था कि मेरी शहादत को कायरता ना समझा जाए। हर कोई व्यक्ति मूवमेंट में बलिदान कर रहा है, आंदोलन में बलिदान कर रहा है, कोई मेडल लौटा रहा है, कोई और कुछ लौटा रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है। लेकिन मैंने जमीन पर जाकर वहां देखा कि वहां ठंड में 3-3 डिग्री टेम्परेचर में छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग जो है सड़क पर सो रहे हैं। जहां रजाई से पैर आदमी बाहर नहीं निकालता, वो ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। मैं उनकी तकलीफ नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दे रहा हूं, क्योंकि ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए सबने अपने जीवन का बलिदान इसलिए दिया है कि उस बलिदान से हमें एक रास्ता मिला। जब ये भारत गुलाम हुआ करता था तो शहीद आजम शहीद भगत सिंह ने बलिदान दिया। वो चाहते, आप लोग तमाम नौजवान जानते हैं, वो चाहते तो वो वापस आ जाते असेंबली में बम फेंक कर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोर्ट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जनता को बताना कि हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति और हम इस देश को गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं। इसलिए मैं गिरफ्तारी भी दूंगा और मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा, बलिदान दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस देश की सोई हुई जनता जाग जाए। और सम्मानित साथियों, मेरे बहन भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मैं आज आपको यही कहने आया हूं कि देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों तरफ से लूट रही। जो रास्ता हमारे महापुरुष दिखा के गए थे एजुकेशन का, बाबा साहब ने कहा शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज इन्होंने शिक्षा पूर्ण रूप से खत्म कर दी और शिक्षा के मंदिर जिसको कहा जाता है, स्कूल के बराबर में एक प्राइवेट स्कूल बना के खड़ा कर दिया। किस लिए? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने देंगे और जिसको पढ़ना है वो प्राइवेट स्कूल में जाए। अब आप ये बताइए कि 1000-2000 रुपए की नौकरी करने वाले लोग व्यक्ति, 5000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति 2000 रुपए की महीने की फीस में किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? और जब वो पढ़ा नहीं पाएगा, जब ये समाज पढ़ेगा नहीं, तो इस समाज का वर्तमान, इस समाज का जो है भविष्य कैसे उज्जवल होगा, ये हमें सोचना है। जहां एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए गए पूंजीपतियों। अगर आपको अच्छा और बेहतर इलाज चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वो आपकी मेहनत की कमाई को जबरदस्ती छीन लेंगे, लाख से भी पैसा वसूल करेंगे। और अगर आपको मरना है तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। उन हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर बैठे हैं वो प्राइवेट जगह पे जाके अपना जो है वो क्लिनिक चला रहे हैं, वहां वो रहते भी नहीं है। उसका खामियाजा ये होता है कि जो हमारे गरीब समाज के लोग वो अस्पताल जाते हैं और आप मृत्यु दर चेक करिए कि सिर्फ डिलीवरी के टाइम जो है कितनी माताओं बहनों की जान यहाँ चली जाती है। ये सिर्फ जो है ये कोई भगवान का न्याय नहीं है कि मौत होगी और निश्चित है मौत। ये तो जबरदस्ती हमारे लोगों को मारा जा रहा है, कई शराब पिला के, कई हत्या करके। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे सुकून मिला, अभी सीबीआई की रिपोर्ट आई हाथरस के मामले में। हाथरस के मामले की जानकारी है आपको? कितने लोगों को जानकारी है? हाथ उठाना। काफी बड़ी संख्या में जानकारी है। इसका मतलब सोशल मीडिया को लोग देखते हैं, क्योंकि टीवी तो वही दिखाता है जो सरकार कहती है। तो हाथरस के मामले में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई और क्योंकि ये कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे बाबूजी कहा करते थे, गांव में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मैं तो उन पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं अपनी निगाहें गड़ा के रखता हूं लगातार। लेकिन ये भी एक न्याय की प्रक्रिया है कि अगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे और नजर बना के रखेंगे
तो ना कोई नेता बिकेगा, ना ही कोई आपके साथ अन्याय होगा। इसलिए समाज को हर व्यक्ति पे नजर बना के रखनी चाहिए। जहां समाज नजर हटा देगा वहीं वो व्यक्ति जो है चोरी करना स्टार्ट कर देगा, झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा, ठगना स्टार्ट कर देगा और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हाथरस के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उन्होंने जो हमारी बहन थी उसके बयान को जो है उसको एविडेंस मानते हुए हत्या, रेप और जो SC/ST एक्ट है वो मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने माना कि ये सब चीजें इस प्रक्रिया में आई हुई हैं। वहीं टीवी ने तमाम तरह के झूठ बोले। कई एडीजी लॉ, यहाँ पुलिस के लोग बैठे, एडी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा रेप हुआ ही नहीं। अभी समय थोड़ा सा हमारा इस कार्य को धार देने का चल रहा है, वरना उस एडीजी लॉ प्रशांत कुमार को खींच के जो है जेल में डलवाऊंगा। अभी एक समय आ जाएगा, उसे बताऊंगा कि झूठ किसको बोला जाता है, किस तरह सरकार के एजेंटगिरी करी जाती है। यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं उनको तनख्वाह सरकार नहीं देती, उनको तनख्वाह हमारे टैक्स से मिलती है और उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो गरीबों को न्याय दे। गरीबों का शोषण करने का सरकार के इशारे पर उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आज तक यहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है, इसलिए संविधान की रोज हत्या होती है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि चिंता मत कीजिए, समय बदल रहा है और आपकी ताकत बढ़ रही है। 2022 नजदीक है, आप देखते जाइए। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने सरकार के इशारे में हमारे लोगों का शोषण किया या जो आज भी जारी रख रहे हैं, वो अधिकारी कर्मचारी विश्वास करें, उनका बहुत स्वागत करेंगे 2022 के अंदर। और ये बात मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है और मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप अपने जमीर को जगा लीजिए। इसलिए जगा लीजिए क्योंकि यहां न्याय नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में हर रोज हमारी माताएं बहने बेटे 3 महिलाओं का रेप होता है एक जिले में, और ये वो आंकड़ा है जो दिखता है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े मैंने कल भी जिक्र किया था जो दिखते ही नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं। तो 3 रेप का मतलब 75 जिले, एवरेजन हम करें तो 150-200 रेप होते हैं दिन में। और अगर आप इनके कन्वेक्शन की रेट वो करेंगे कि पहले तो FIR दर्ज नहीं होती, फिर FIR दर्ज होती है तो प्रशासन के लोग पुलिस के डरा धमका के जो है क्रॉस FIR भी दर्ज कर देते हैं, फिर गवाहों को तोड़ देते हैं, फिर डरा धमका के सरकार के सहारे में तमाम तरह की गवाहियां टूटती हैं। क्योंकि हम तो लॉयर व्यक्ति हैं, हम तो सब चीजों को समझते हैं और देखते हैं अपने जीवन में, 19-20 साल से यही देख रहे हैं। उसके बाद जो है फिर वो जो जज बैठे हुए हैं उन पे इतना दबाव होता है, तमाम तरह की चीजें होती है। ये न्याय की प्रक्रिया में कन्वेक्शन रेट पहले तो कहते हैं कि 18% मुकदमे सिर्फ दर्ज होते हैं और उनमें भी 7 या 8% कन्वेक्शन रेट है कि जिनमें सजा मिलती है। तो यानी कि यहाँ हत्या भी होगी, रेप भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। तो ये जान लीजिए कि अब वो समय बदलने वाला है, न्याय मिलेगा और डंके की चोट पे मिलेगा। और अपराध करने वाला चाहे मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री का रिश्तेदार हो या कोई भी हो सरकार का व्यक्ति, वो भी जेल जाएगा। ये फाइलें फिर भी खुल जाएंगी। ये तो लोकतंत्र है। आप कभी भी जाके किसी व्यक्ति की बात पर, किसी पुराने केस पर जो है अमल करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रशासन के लोगों को बता रहा हूं कि अन्याय करना और अन्याय सहना और अन्याय होते देखना, ये संत जी ने भी लिखा चिट्ठी में और ये बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे। तो इसलिए हम तो आपकी कार्रवाई को देख रहे हैं। आपको मेरी कुछ बातें समझनी पड़ेगी। क्या रोजगार मिल रहा है? कितने लोग हैं जो रोजगार जिनको सरकार ने दिया? इस सरकार ने कहा था कि हर साल रोजगार देंगे 80 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को, 2 लाख लोगों को, रोज हर साल रोजगार देंगे। नहीं दिया। थोड़ा बहुत आरक्षण जो है जिसकी वजह से आपको नौकरी मिल जाती थी, वो आरक्षण इन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर करके वो खत्म कर दिया। हर भर्ती में घोटाला है। अभी 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती थी उसमें घोटाला। SC ST और OBC के और माइनॉरिटी के जो नौजवान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ में इस सरकार की इस घोटालेबाजी के खिलाफ। लेकिन सरकार न्याय देने की बजाय हमारे लोगों को लाठियां मारवा रही है। बताइए ये न्याय हो रहा है? लोकतंत्र में आर्टिकल 19 है संविधान में, और संविधान का आर्टिकल 19 हमें विरोध करने का अधिकार देता है। लेकिन अगर आप यहाँ विरोध करते हैं तो आपको लाठियां मारी जाती है, झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला जाता है। तो इसका मतलब लोकतंत्र तो नहीं काम कर रहा है। यहाँ तो योगी जी की तानाशाही चल रही है। ये बराबर में रहते हैं। यहाँ कुशीनगर है, 35 किलोमीटर दूर है। सत्ता बदलती रहती है, हमने आपको भी देखा।
आपको हमने सदन में रोते रोते चिल्लाते हुए देखा, आप क्या हमारे लोगों पे तानाशाही कर रहे हैं? आपको हमने वहां रोते चिल्लाते देखा और इतनी बुरी तरह रोते देखा कि आप कह रहे थे कि लोकतंत्र नहीं है। आज जब आप सत्ता में है तो हमारे लोगों का जीना हराम कर दिया। इस सोए हुए समाज को जागना पड़ेगा। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी आपसे जिम्मेदारी है और निवेदन है कि मैं अकेला नहीं लड़ सकता इस लड़ाई को। चंद लोगों से मूवमेंट नहीं चलेगी, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा और घर से निकलकर सोए हुए समाज को जगाना पड़ेगा। गांव गांव से लेकर तमाम तरह की परेशानी है। आप ये समझते अगर है कि जितनी परेशानी आपके पास लिखित में है A to Z, आप एक लिस्ट बना लीजिए और आपकी हर एक परेशानी का इलाज सकता इस देश में है। जहां आपका राज आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी, ना रोजगार की रहेगी, ना इलाज की रहेगी, ना तरह तरह का जो उत्पीड़न अत्याचार आप झेलते हैं वो रहेगा, ना और तरह कोई शोषण होगा, ना आपको मकान की परेशानी रहेगी, ना आपको जो है और जो कोई जीवन में अंतिम परेशानी है वो भी नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए हमें राज की तरफ बढ़ना पड़ेगा और राज का फॉर्मूला एक ही है कि हमारी मूवमेंट है यहाँ 85 बनाम 15 की। तो 85% जो बहुजन समाज है उसको जाति में बटे समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके लिए उनको जाके तैयार करना पड़ेगा। और हमें ना बिकने वाला समाज और ना बिकने वाला नेता तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बिके हुए लोग कभी शासक नहीं होते। जो समाज बिकता है उसका नेता भी बिकता है, वो कोई किसी भी कीमत पर उस पर सवाल उठा ही नहीं सकता। हमें इस ना बिकने वाले समाज को दोबारा से तैयार करना, इसके लिए काशीराम जी ने बहुत संघर्ष किया। लेकिन उनके जाने के बाद जो है फिर से हमारा समाज वहीं चला गया। इस प्रकृति को बदलना चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि नौजवान इसमें मदद करेंगे। मदद करोगे या नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। क्या हम इस देश में गुलामी सहने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपका अधिकार नहीं है कि जो सुविधाएं हर अमीर को मिलती है वो सुविधाएं आप लोगों को मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आप अच्छी शिक्षा लें? क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ आपके संतों महापुरुषों की कुर्बानियों का जो बलिदान उन्होंने दिया है, उनका जो बलिदान है वो जाए ना जाए, आपका राज स्थापित हो? क्या आप नहीं चाहते? बाबा साहब अंबेडकर ने 4 बच्चों को कुर्बानी दी, आपको याद है या नहीं है? काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन जो है कुर्बान कर दिया, आप लोग भूल तो नहीं गए? और उनके साथ लाखों विसंगीय लोगों ने अपने जीवन का बलिदान जो है इस मूवमेंट के लिए दिया, आप भूल तो नहीं गए? या आपका खून नहीं खोलता जब रोज आपकी माताओं बहनों पर अत्याचार होता? आपको नहीं लगता कि अत्याचार बंद होना चाहिए? किसी को अधिकार नहीं है किसी कमजोर को सताने का? क्या आपको नहीं लगता है? क्या आपका खून जम चुका है? या आपने तय कर लिया या आपने मान लिया कि इस देश में हमारा राज ही नहीं आ सकता, हम हमेशा जो है वो पिछलग्गू ही बने रहेंगे? क्या आपने सोच लिया? वो कहते हैं ना कि सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आंख बंद करके लेट जाए उसको जगाया नहीं जा सकता। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता। मैं मानता हूं कि भीम आर्मी और अन्य जो बहुजन नौजवान है उनका जमीर जिंदा है। जिंदा है नहीं है? बिकाऊ रहोगे, टिकाऊ बनोगे? क्या कोई नोट तुम्हें खरीद सकता है? अगर तुम तय कर लो तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुजन मूवमेंट, ये मोदी जी तो कहते हैं बुलेट ट्रेन, इनकी तो बुलेट ट्रेन कभी आएगी नहीं। वो तो कहते कुछ और है करते कुछ और है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि बहुजन मूवमेंट स्पीड से दौड़ेगा और वो दिन दूर नहीं कि आप लोग दिल्ली के तख्त को छू लोगे जाकर। लेकिन उसके लिए आप समझिए सरकार की तमाम नीति देख लीजिए। इन्होंने अभी 66 लाख बच्चों के SC ST OBC के उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा, इनका जो मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में था कि ग्रेजुएशन तक बच्चों को हम जो है वो फ्री शिक्षा देंगे। लेकिन इन्होंने 66 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप छीन ली इस बार 12वीं के बाद जिन्होंने पास किया। अब आप समझिए कि गरीब लोग कहां से पढ़ पाएंगे। इन्होंने ITI की जो फीस है वो 40,000 कर दी। ये हमारे रास्ते रोक रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम तो वो लोग हैं जो पहाड़ का सीना काट देते हैं। हम तो दशरथ मांझी के वंशज हैं, ये हमें जानते ही नहीं। बताइए, जो लोग पहाड़ का सीना काट के जो है रास्ता बना सकते हैं, उनके आगे ये छोटे छोटे बैरिकेडिंग लगा के सोच रहे हैं कि इनको रोक लिया जाएगा। कैसा हो सकता है? जब अकेले बाबा साहब अम्बेडकर हजारों साल की गुलामी काट सकते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो खून यहाँ बैठा है
ये तो जो है करोड़ों साल की गुलामी काट सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला कल बाबा साहब के सपनों का होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। आप लोग संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? संविधान को खतरा किससे? अच्छा ईमानदार से बताइए, किससे? और संविधान को बचाएगा कौन? लेकिन वो घर में बैठ के थोड़ा ही बचेगा, समझ रहे हो? दो तरीके हैं, क्या तो सड़क पे आओ, आंदोलन करो और सरकार को ये बता दो कि तानाशाही नहीं चलेगी, या फिर एकजुट हो घर से निकलो, समाज को तैयार कर दो और सरकार बना लो। जो अधिकारी कर्मचारी आज तुम्हें लाठी दिखाते हैं ना, वो तुम्हारे आते ही जो है खड़े होकर सलूट दिखाया करेंगे तुम्हें। क्या तुम्हें करना है? क्या तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को तो किस तरह से जो है सलाम करूं, सलूट करूं कि उनकी वजह से जो है एक गरीब दलित का बेटा भी जो है आज वो उसको मीडिया को भी सुनना पड़ता है, शासन प्रशासन को भी सुनना पड़ता है और उसको इतना प्यार भी मिलता है। तो कौन कहता है ईमानदारी से काम किया जाए तो परिवर्तन नहीं हो सकता? ये झूठ है बात। अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं तो मैं कहता हूं कि दुनिया जो है आपका साथ दे देगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मूवमेंट जो है, जो सिद्धांतों में हमने तैयार की है, ये समाज से कुछ छीनने के लिए नहीं किए साहब, अपना घर भरने के लिए नहीं किए, पैसा कमाने के लिए नहीं किए। ये तो आप दलाली करके भी कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज के लिए कोई दर्द आपके दिलों में है और आप चाहते हैं तमाम तरह का जो भ्रष्टाचार, करप्शन जो सरकार में फैला है, थाने में जाते हैं, ईमानदार से बताइएगा। जो लोग भीम आर्मी के वो तो नहीं लेने देते, क्या बिना पैसा दिए FIR लिखी जाती है क्या? नहीं। क्यों? इनको तनख्वाह नहीं मिलती है क्या? मिलती है, लेकिन आपने इनकी आदत बिगाड़ दी है। मुझे लगता है इनकी आदत में हम एक बार की योजना में सुधार देंगे, समझ रहे हो? आप देखिए, ये मुझे इसमें बड़ा आनंद आता है। ये जब जिंदाबाद के नारे लगते हैं ना और जब माला अर्पण होती है, मुझे एकदम लगता है कि मैं महसूस करता हूँ एक दिन मेरी फोटो टंगी होगी, हमारे लोग माला चढ़ाया करेंगे। मगर मुझे लगता है एक कड़वी बात ये भी है, आप हंसे तो बहुत अच्छी बात है, आप हंसते रहे और हमेशा हंसते रहे, मेरी मंगल कामना है। लेकिन सच ये भी है कि जब कोई ईमानदार से लड़ता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर एक समय लड़ रहे थे, तब हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। जब मान्यवर काशीराम साहब पूरी ईमानदारी से आपके लिए लड़ रहे थे, तब आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो हमारे लोग ना आकलन कब करते हैं? जब आदमी चला जाता है। जब तक वो मेहनत करता है तब तक उसका साथ नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं बाबा साहब की तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली गया था और मैंने वहां तथागत बुद्ध के बराबर में ऐसा उनकी स्टैच्यू खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। क्या उनके साथ तस्वीर खिंचवाने से क्या मैं तथागत बुद्ध के मार्ग को चला जाऊंगा? क्या मैं उनका अनुसरण कर पाऊंगा या मैं उनके जैसा बन पाऊंगा? क्या मैं बाबा साहब के साथ, काशीराम साहब की तस्वीर के साथ फोटो खिंचवा के बाबा साहब जैसा बन पाऊंगा? ये तो मन से होता है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये जो गुलामी इतने लंबे समय की, आप इसे काटना चाहते हैं नहीं काटना चाहते, या फिर हम लोग घर सोते रहेंगे और इस देश में हमारा इतिहास जो है वो खत्म हो जाएगा। एक लंबा इतिहास है। मैं अब कैडर स्टार्ट कराने वाला हूं। मैं हर गांव में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक पे संगठन बनाऊंगा, कैडर कराऊंगा, ईमानदार संघर्षी नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दूंगा, अपनी माताओं बहनों को भी जो है नेतृत्व करने की क्षमता दूंगा। और मैं इसके लिए अब कैडर स्टार्ट कराऊंगा गाँव गाँव में, विधानसभाओं में, ब्लॉक पे, जिले पे। और मैं देखता हूँ कि बहुजन समाज कैसे संगठित नहीं होता, और इस देश में जो है, इस प्रदेश में भी और देश में हमारा राज कैसे नहीं आता। लेकिन उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि परिवर्तन के लिए कुर्बानियों की जरूरत पड़ती है। एक नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुना आपने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुना है नहीं सुना है? पहले बताइए क्या नारा था? मैं तैयार हूं तुम्हें खून देने के लिए, तुम मुझे आजादी दिलाओ बस। समझ रहे हो? देखो, पुरानी अगर आप विरासत देखोगे तो कुर्बानियों का एक इतिहास रहा है। और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी।
लेकिन वो जो बाबा जी का खत है ना, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। उन्होंने लिखा कि देखो, मैं अपने प्राणों का दान इसलिए कर रहा हूं, आहुति इसलिए दे रहा हूं कि ये आंदोलन तेज हो, और इतना तेज हो कि जालिम सरकार के घुटने जो है वो टिक जाए, वो हमारी मांगों को मान लें। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि जो अधिकार आपका छीन लिया गया है वो मांगने से नहीं मिले। मांगने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? और मांगने वाला कौन होता है? क्या आप मांगने वाले हैं? कौन सा समाज बनना चाहेंगे? कौन सा समाज? देने वाला। कौन सा? जिसका हाथ ऐसे हो, ऐसे नहीं। कौन सा समाज बनना है? देने वाला। और वो देने वाला समाज बनने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो नौजवान, क्योंकि सरकार तो रोजगार नहीं देगी, मैं आपको चाहता हूं कि आप सरकार बन जाओ और आप गरीबों को रोजगार दो, आप हर किसी व्यक्ति को न्याय दो, किसी को आपके प्रदेश में पीड़ा ना हो, किसी लाखों माताओं के आंसू नहीं सूखे सरकार में। आपको पता है, कोरोना काल में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, एक तरफ पुलिस जाती करती थी, दूसरी तरफ हमारे घरों में रोटी नहीं थी, और कैसा काल हमारे लोगों ने देखा कि आप भूल गए। और सिर्फ इनकी झूठी साजिश में, क्योंकि ये अडानी अंबानी के लिए वेयर हाउस बनवा रहे थे वहां हरियाणा में, जो ये बिल लेके आए थे किसानों के लिए, उसकी तैयारी पहले इन्होंने कर ली। साइलो स्टोरेज सेंटर इन्होंने वहां बनवा दिए। इसलिए बनवाए कि किसी तरह से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी अडानी अंबानी के रूप में दोबारा आ जाए, और यहाँ किसान जो है और जो नौजवान है, गरीब है, मजदूर है, इनके अधिकार कुचल के चंद लोगों के हाथ में ताकत चली जाए पूंजीपतियों के, और ये बाकी लोग लेबर क्लास बन के चले जाए। यही तो मनुवाद का सिद्धांत था। लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, अधिकार, सम्मान, सुरक्षा ये कौन देता है? बाबा साहब का संविधान। और संविधान की रक्षा सुरक्षा हमें करनी है और संविधान को लागू कराना है। इसलिए मुझे आप लोगों की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि भाई यहां से मुझे पैसे कमाने को नहीं मिलेंगे, मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा, तो बेशक आप यहाँ ना रहें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस देश में शोषित वंचित समाज का राज आए और गरीबों को न्याय मिले, गरीबों को उनके हक अधिकार मिले, उनका सम्मान सुरक्षित रहे और टुकड़ों में बटा समाज एकजुट हो जाए और आपका राज आए, तो फिर आपको इस मूवमेंट में काम करना चाहिए। अब आप दोनों हाथ उठा के बताएं, जो लोग साथ देंगे मैं गिनती करके चला जाऊंगा, फिर मुझे उम्मीद रहेगी कि यहाँ जो है न्याय होता रहेगा। आप तो बहुत सारे लोग हैं। जो 1 महीने साथ देंगे वो एक हाथ उठाएं, जो 6 महीने साथ देंगे वो दोनों हाथ उठाएं, जो 1 साल साथ देंगे वो दोनों हाथ उठा के रखें, और जो ये कहते हैं कि जब तक ईमानदारी से आप काम करते रहोगे आपके साथ रहेंगे, वो दोनों हाथ उठा के रखें। अब मैं एक बार देख लूं, आप हाथ नीचे कर लो। अब बस 5 मिनट एक जरूरी बात सुनो। देखो, जब मैं हाथरस के लिए निकला था ना,